नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। जी हाँ, एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 5 और 6 में किस प्रकार से आप वर्तनीय हो उनका ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है हिंदी वनडे एग्ज़ाम के लिए। व्यापम में 20 से 25 नंबर की हिंदी और स्पेशल अगर आप बात करें तो एमपीएससी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्याकरण और वर्ण विचार। तो आइए समझते हैं व्याकरण और वर्ण विचार को। देखिए, हिंदी जो है वो बहुत ही गहराई से आपको पढ़नी होगी। अगर आप किसी पुस्तक को फॉलो कर रहे हैं तो उससे तो ये बाहर निकल चुकी है। जिस प्रकार से हिंदी को लेकर क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछना चाहूँ, क्या महाप्राणीकरण संधि होती है? तो बिल्कुल होती है महाप्राणीकरण संधि, हम पढ़ेंगे आगे। समास शब्द की उत्पत्ति व्याकरण में कहाँ से होती है? संधि की उत्पत्ति व्याकरण में कहाँ से होती है? इस प्रकार के प्रश्न भी भविष्य में आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्याकरण और वर्ण विचार को। व्याकरण और वर्ण विचार। देखिए, दो टॉपिक हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्याकरण पे। जानेंगे कि ये जो व्याकरण शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई कैसे और कहाँ से आया और इसमें कौन सा प्रत्यय इस्तेमाल में लाया गया है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि व्याकरण में कौन सा प्रत्यय लगा है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं व्याकरण को। सबसे पहले व्याकरण की वह उत्पत्ति कैसे होती है और किस तरह से यह शब्द निर्मित होता है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है। तो व्याकरण की अगर हम बात करें तो विश्व के प्रसिद्ध महर्षि पाणिनि जिन्होंने इसके बारे में बताया है, और महर्षि पतंजलि ने एक शब्द दिया है व्याकरण को जिसको हम कहते हैं शब्द अनुशासन। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले हम पाणिनि जी की, आचार्य जी की। इसके बाद हम बात करते हैं पतंजलि। इन दोनों आचार्यों ने मिलकर व्याकरण के लिए एक शब्द इजाद किया था जिसको हम कहते हैं शब्द अनुशासन। देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्याकरण का अर्थ क्या निकल रहा है और महर्षि पाणिनि और पतंजलि जी ने क्या नाम दिया है, तो आपको आंसर करना होगा शब्द अनुशासन। तो व्याकरण को जो नाम दिया इन्होंने दोनों ने मिलकर, वो था शब्द अनुशासन। ये बहुत अच्छे से नोट कीजिए क्योंकि इस प्रकार की व्याकरण पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमने दो टॉपिक लिखे हैं, व्याकरण और वर्ण विचार, और हम अब पहले टॉपिक पे ही चर्चा कर रहे हैं। वर्ण विचार पर हम सेकंड में चर्चा करेंगे। तो शब्द अनुशासन हो गया है। आप चर्चा करते हैं शब्द अनुशासन का मतलब यह होता है कि सुव्यवस्थित शब्दों का एक समूह जहां पर सिर्फ मानक शब्दों को ही स्थान दिया जाता है, जिनका अर्थ निकल रहा हो उन्हीं शब्दों को वहां पर रखा जाता है। तो ये हो गया आपका शब्द अनुशासन। आप बात करते हैं व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और ये कितने प्रत्यय से निर्मित है। व्याकरण की अगर हम बात करें इसके शब्दों को लेकर, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। इसकी व्युत्पत्ति होती है विधना, क्र और लुएट। ये प्रत्यय है। लुइट प्रत्यय लगाकर
व्याकरण शब्द का निर्माण होता है और उसका पूरा जो शब्दार्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या निकलता है। एग्जामिनर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, देखिए समझिए इसको, व्याकरण की व्युत्पत्ति कैसे हो रही है, विकल्प पे इस प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। विधन, आधन, क्रधन, लोट। प्रत्यय भी इंडिविजुअल में एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, भाई कौन सा प्रत्यय लगाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या वो निर्मित है, या फिर व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको व्याकरण न जो नाश के ध्वनि वाला न दिखाई दे रहा, तब बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कहां से आ गया, कैसे हो गया। और व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ होता है सबसे मानक, प्योरे। अपने बोलते कि मिनरल वाटर 100% शुद्ध, वैसे ही ये इसको बोलते हैं पंडिताई से जांच पड़ताल करके आया गया एक शब्द, जिसे हम व्युत्पत्ति कहते हैं। उत्पत्ति अलग हो गया और व्युत्पत्ति अलग होता है। तो व्युत्पत्ति सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि आपने अब समझ लिया है। आप चर्चा करते हैं कि व्याकरण शब्द का अर्थ क्या निकलता है, वो हमको समझना बेहद जरूरी है। देखिए व्युत्पत्ति से आपने समझ लिया, अब हम व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है उसको जानते हैं। अब इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है व्याक्रयन्ते। ये संस्कृत में है, याद रख लीजिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छे से आप आंसर करके आइएगा। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ रहा है कि चलिए बताइए व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो व्याक्रयन्ते, आधा न लगाकर ते, तो ये है व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, जिसका मतलब होता है शब्द सिद्धि, यथार्थ शब्द जिनके अर्थ निकलते हो, सुव्यवस्थित। व्याकरण वो है जो शासन ना होकर अनुशासन में है, यानी कि अनुशासन के ही शब्द यहाँ पर व्याकरण में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है व्याकरण शब्द की उत्पत्ति, जिसको लेकर बड़े बड़े आचार्यों ने चर्चा। महर्षि पाणिनि ने किस प्रकार से महेश्वर सूत्र को अपनाया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो व्याकरण की उत्पत्ति समझ लिया है, शब्द का अर्थ आपको क्लियर हो गया है। दूसरा, अगर आप पेपर 5 और 6 के लिए जा रहे हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले, ध्यान दें, शब्द सुंदर अक्षर में लिखना कोई गोल्ड मेडल नहीं देगा आपको एमपीपीएससी। अगर आपने शब्दावली शब्द अनुशासन में रखा है, अर्थ का अनर्थ नहीं किया है, तो आप ऐसा लिखिए कि आपका लिखा हुआ, अगर एमपी में अगर आप लिख रहे हो, उत्तर प्रदेश में किसी बच्चे को पढ़ा है, हरियाणा में किसी बच्चे को पढ़ा है, वो भी 5वीं कक्षा का बच्चा हो या 6ठी कक्षा का, 10वीं का बच्चा हो, या फिर कोई बुजुर्ग हो, तो आपकी लिखावट वो पढ़ ले। बहुत से बच्चे क्या है कि सुंदर अक्षर होना भैया, खूबसूरत होना। आज तक एमपीपीएससी ने किसी को गोल्ड मेडल नहीं दिया उसमें। बराबर बात समझ में आ रही है? नहीं तो बहुत से तो क्या है कि माँ में भी चंद्र बिंदु का प्रयोग करना छोड़ ही दिए हैं, गाँव भी बिल्कुल इस टाइप से लिखने लग गए हैं, अशुद्ध। तो सारी चीज़ें आपको नियमों के अनुरूप बताई जाएगी, और ये जो लिखा गया पूरी तरह से अशुद्ध है। गांव ऐसे नहीं लिखा जाता है। जब नाश के ध्वनि हो रही हो तब तो बहुत कुछ आपको शब्दों की भाषा समझ में आएगी, कहाँ बलाघात है और कहाँ बलाघात नहीं लग रहा है, कहाँ किस प्रकार की मात्रा का प्रयोग करना है, आपको सब कुछ आपको समझाया जाएगा। ये फर्स्ट क्लास है। हाँ, आप बहुत से बच्चे नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे पीछे मेरी खुद की परछाई आ रही है, ठीक है। पहली क्लास है, हमने भी ट्राई किया कि चले देखते हैं बोर्ड पे पहली क्लास लेकर किस प्रकार से होता है, लाइट का क्या इफेक्ट है। 1 से 2 दिनों में आपको एक प्रॉपर लाइट यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि पूरा क्लीन। अब ऐसी परछाई वगैरह नहीं दिखाई देगी, तो थोड़ा सा भाई साहब मैनेज कर लीजिएगा, ओके। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपका। तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति समझ में आ गई है। आगे और हम चर्चा करेंगे आने वाले टॉपिकों में। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है व्याकरण और वर्ण विचार। आप बात करते हैं भाई साहब वर्ण विचार की कि किस प्रकार से वर्ण विचार है। महर्षि पाणिनि थोड़ी देर पहले अभी चर्चा की थी। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा ये चलेगा वर्ण विचार, ओके। तो महर्षि पाणिनि जो है
उन्होंने व्याकरण में कितने महेश्वर सूत्र स्वीकार किए हैं, माने हैं? आप बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, चले पूछिए, तो आप क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन पे आ गया, ए विकल्प पर आपको दे देगा 15, 11, 13, 14, तो आप क्या आंसर करोगे? तो चलिए समझते हैं। महर्षि पाणिनि ने चौदह महेश्वर सूत्र माने हैं। कितने माने हैं? 14 महेश्वर सूत्र। ये आपकी श्वास से भी जुड़े हैं, हर एक प्राणी की जीवा और श्वास से जुड़े हुए हैं। ये समझ रहे हैं? सांस में सांस मिली तो मुझे चैन आया, मुझे होश आया, ऑक्सीजन। और सीधे शब्दों में, इतना भी मैं काय को घुमा फिरा फिल्मी गानों में ऑक्सीजन की बात कर लें, तो ये ईश्वरीय देन है। व्याकरण कोई ऐसे नहीं है, व्याकरण जो है वो ईश्वर की देन है, भगवान की देन है, डमरू वाले बाबा की देन है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। तो महर्षि पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्र माने हैं भाई साहब। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितने स्वीकार किए हैं? 14। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया 1001 प्रश्न आप आंसर करके आइएगा कि महर्षि पाणिनि जी ने कितने महेश्वर सूत्र माने हैं। अब महेश्वर शब्द का अर्थ होता है शिव, तो 14 महेश्वर सूत्र माने हैं उन्होंने। अब बोलेंगे सर महेश्वर तो एक शहर का नाम है। हाँ भैया है, शहर अलग है, तो उसका भी अर्थ निकलता है भगवान शिव। तो महेश्वर सूत्र का अर्थ होता है, और महेश्वर शब्द का अर्थ होता है यहां पर शिव, भगवान। महर्षि पाणिनि जी ने बड़ा तप किया, तब भगवान शिव प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई प्राणियों में ऑक्सीजन कैसे हो और किस प्रकार से एक बोलचाल की भाषा हो जिससे वो एक दूसरे के साथ संवाद कर पाए, बोल पाए। जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप भी कर रहे होंगे, है ना। तब भगवान शिव ने नटराज नृत्य किया। अब ये भी ध्यान दीजिए कि नटराज नृत्य से ही व्याकरण में ये उत्पत्तियां हो रही है। जब अनार का आम का आगे पढ़ोगे, अभी ठहरे, बहुत स्लोली चलना है क्योंकि बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहराई वाला टॉपिक चल रहा है आपका। तो भगवान शिव ने कौन सा नृत्य किया भाई साहब? सॉरी, डांस, नृत्य, नटराज। अब नटराज प्रतिमा तो आपने देखी होगी, भगवान शिव जब नृत्य करते हैं, ओके। तो इसमें से 14 डमरू की ध्वनियां निकली। अब मैं डमरू तो नहीं लिखूं, इतना समझ लीजिए आप लोग। डमरू की ध्वनियां निकली। उन्हीं 14 ध्वनियों को महर्षि पाणिनि जी ने समझा और उसके आधार पर 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण किया। और इस तरह से व्याकरण में 14 महेश्वर सूत्र स्वीकार किए हैं। ध्यान दे बहुत अच्छे से यहाँ पर आप, ठीक है। अब बने रहे, थोड़ा मार्कर में इंक वगैरह डाल लेते हैं क्योंकि भद्दा भद्दा चल रहा है, नहीं तो आप बोलोगे सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ना। नहीं तो मार साहब तो चश्मे पहने हैं और बोले तो तुम हमारी आंखें फोड़ रहे हो यहाँ पर। एक तो तुम्हारे पास लाइट भी पहले ही कमजोर भाई साहब। ठीक है मार साहब, धीरे धीरे लाइट का इंतजाम भी कर लेंगे। मेरा उद्देश्य है, अगर मेरी हिंदी अगर आपने पढ़ ली तो यकीन मानिए, अगर आप व्यापम के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, भारत की कहीं की भी एग्ज़ाम हो इंडिया में जहाँ पर हिंदी पूछी जा रही है आपको, ये मेरी गारंटी है। अगर मेरी हिंदी पढ़ ली है और वहाँ पर अगर 40 नंबर की हिंदी पूछी तो 40 के पूरे नंबर आपके हैं। MPSI में अगर 70 नंबर की हिंदी अगर आपने पढ़ लिया है, और बहुत से बच्चे MPSI बन के बैठे हैं मेरे, उनसे पूछिएगा, इंदौर में बहुत सारे हैं, भोपाल में, जबलपुर में हैं, प्रदेश भर में हैं, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी है। तो उनसे पूछेगा कि योगेंद्र सिंह चौहान सर की हिंदी कैसी है, टटोलिएगा, हर किसी से पूछेगा, तो आपको बताएंगे कि अगर उनकी हिंदी पढ़ ली तो मतलब काम हो गया तुम्हारा, बिल्कुल मतलब काम हो गया, मतलब नौकरी लग गए, यूँ MPSI बन गए 2 स्टार। चलिए
इंक डाल लेते हैं। सर भैया नया नया खरीद के लाया हूँ मैं तुम लोगों के लिए। मैंने कहा चलो भैया बोर्ड पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री बेटा फ्री। आपको कोई हज़ारों रुपए नहीं देना है, कोई लाखों रुपए नहीं देना है ना। फ्री पढ़िए। लाइक बराबर आना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि वो भी समझ लें, उनको भी एक अच्छा बेहतर कंटेंट मिले। इसके अलावा मेरे द्वारा आप लोगों के लिए जिला दर्शन सीरीज भी शुरू की गई है, तो उसको भी पढ़े आप डेली। और आज से तो ये क्लास आपको मिलने लग गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी आप लोगों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब महर्षि पाणिनि ने इसमें से 14 में से कितने व्याकरण में स्वर स्वीकार किए। अब दूसरा प्रश्न बन गया भाई साहब, यहां पर समझिए, कितने स्वर उनको स्वीकार किया है व्याकरण में, कितने माने हैं। सूत्र तो हो गया मैसूर से 14। आप पूछा जा रहा है कि व्याकरण में कितने स्वर माने हैं, तो वहां पर आपको आंसर करना है 9। मैं ये हटा देता हूं यहां पर। तो महर्षि पाणिनि ने व्याकरण में 9 स्वर स्वीकार किए हैं। ध्यान दें यहां पर। अब 9 कौन कौन से हैं देख लीजिए, समझ लीजिए। आ ई ऋषि, ए आई ओ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लीजिए पूरे हो गए। आप बोलेंगे अरे सर यहाँ वो तो लगाओ आप अल्प विराम। बेटा स्वर उनके साथ नहीं लगाना है अभी, मैं इनका कोई विच्छेद नहीं कर रहा हूँ। कोई भी व्याकरण का एक्सपर्ट व्यक्ति आपको ये कभी नहीं बताएगा, है ना, कि वो ऐसी गलती करे। मैंने अभी सिर्फ बताया है आपको, नहीं तो बहुत से क्या है कि ज्ञानी लोग बोलेंगे अरे मार साहब ने तो लगाया नहीं यहाँ पर बिल्कुल ये। तो मैं इनका विच्छेद थोड़ी कर रहा हूँ भाई साहब, विच्छेद होगा आगे पढ़ाएंगे आपको तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा बेटा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको क्लियर किया है। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि व्याकरण है क्या। आप व्याकरण में किस किस का अध्ययन किया जाएगा, तो वर्णों के भेद, आकार और उच्चारण का हम अध्ययन करेंगे। तो क्या क्या व्याकरण में हम अध्ययन करते हैं भैया आगे, है ना। वर्णों का आकार पहला, भेद कितने होते हैं उस पर चर्चा करेंगे हम, और उच्चारण इस पर चर्चा करेंगे। ये 3 टॉपिक आपको समझने हैं। आप देखिए संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है और व्यंजन को क्या कहा जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए आपसे, है ना। स्वरों को क्या कहते हैं, व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्वरों को आज कहते हैं, व्यंजनों को हल कहते हैं, बराबर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत कुछ गहराई से आपको हिंदी पढ़ाऊंगा मैं। आप देखिए अब उच्चारण, आकार और भेद की बात हुई है, बराबर। अब एक चीज लिखते हैं यहाँ पर, एक शब्द लिखते हैं, चीज नहीं शब्द। तुम बोले चीज से तुमको यार बोले मार साहब क्या खिलाओगे बोर्ड पे और हमको, है ना, मुंह पानी आ रहा तुम्हारे। सबेरा, उच्चारण कीजिए आप, खुद कीजिए अपने आप, सबेरा। अब ये एक शब्द है। अब सबेरा शब्द में कितनी ध्वनियां सुनाई दे रही, तो अभी तो 3, एक सुनाई दे रही भाई स, एक सुनाई दे रही बे और एक रा। अब सबेरा शब्द को अगर हम वर्गीकरण कर दें, इसको मतलब विच्छेद कर दें इसको, तो इसमें मूल ध्वनियां कितनी निकलेगी, बराबर। अब इसमें 3 ध्वनियां अगर देखा जाए तो एक स है, एक बे 2 और रा 3। अब खुद उच्चारण कीजिए, स बे रा 3 है। अगर इसका वर्गीकरण कर दें तो देखिए आ, ए, राधना, 1 2 3 4 5 6।
अब ये इसकी कितनी ध्वनियां हो गई है? अब मूल ध्वनियां हो गई है। तो सवेरा शब्द में कुल कितनी मूल ध्वनियां हैं? तो आप क्या आंसर करके आओगे? 6। देखिए कबीरदास जी का एक बहुत शानदार दोहा है, कबीर पड़ीवा दूर करी पुस्तक देई बाहई, बावन अकर सोदी के ररे ममे चितलाई। अब इसका पूरा भावार्थ अर्थ ये निकलता है कि कबीरदास जी को वो तो पूरी तरह से उनको कुछ आता नहीं था बिल्कुल, फिर भी उन्होंने रट रट के पूरे 52 वर्णों को याद कर लिया था। और उनके इसी दोहे के आधार पर बड़े बड़े व्याकरणाचार्य ये साबित कर चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52। अब 51 कहां से हो गए हैं? अच्छा एक क्वेश्चन और है आप लोगों से, ध्वनि के आधार पर व्याकरण में कितने वर्ण स्वीकार किए गए हैं? अब बोलेंगे सर ये नई चीज, बिल्कुल तुम भी मतलब बिल्कुल आज तो बिल्कुल मूड में आए हो पढ़ाने के लिए हिंदी, तो आंसर करना होगा आपको। ये मूड वाली बात नहीं बेटा, ये आपके लिए ज़रूरी है। आपको एक बेहतर हिंदी पढ़नी होगी, तभी आप बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी पूछी जा रही है आप लोगों से। अब और समझिए किस प्रकार से शब्दों के अर्थ के अनर्थ भी कर देते हैं लोग बागों। तो ये हो गया। चलिए व्याकरण में अगर पूछ ले कि महर्षि पाणिनि ने कितने स्वर स्वीकार किए, तो आप 9 बता दीजिएगा। बराबर, पूरे लिख दिए आपको हमने यहाँ पर। अब ये वाला जो है ये मराठी का, इसको लर बोलते हैं, ल, ये स्वर है, ये मराठी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, परंतु व्याकरण ने इसको विस्मृत घोषित कर दिया है, यानी कि मृत घोषित कर दिया है इसको। अब इसका सिर्फ लेखन कार्य उच्चारण यथा कदा इसका होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं, 2-3 ऐसे वर्ण हैं जिसको व्याकरण ने बिल्कुल डिलीट कर दिया है। यहाँ तक कि अगर आप संयुक्त अक्षर पढ़ते हो, छा छाय, तो इनका भी उच्चारण समाप्त हो चुका है। ये आपको हम बता दें, ये नवीनतम जानकारी आप लोग तक पहुंचनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। पता चले कि कल MPSI का पेपर है और वहाँ पर क्वेश्चन पूछा, तुमने तो एक वो बुक उठाई या कहीं से पढ़ा कि नहीं, हमको तो बताया नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये हटा दिए गए हैं, नवीनतम अपडेट कर दिए गए हैं। इनका सिर्फ लेखन कार्य कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते हैं। उच्चारण इनका कर दिया समाप्त। चलिए तो ये टॉपिक आपका था। 25 मिनट हो गए लगभग क्लास को। व्याकरण शब्द का अर्थ आपको समझाया। वर्ण विचार अभी भी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ बेटा। अभी धीरे धीरे आप देखिए हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप पाएंगे कि किस प्रकार से हिंदी को पढ़ने की आवश्यकता है और वहाँ पर किस प्रकार के शब्दों को समझना होगा। समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए अगर आपसे कोई ये पूछे व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो आज आप उस स्थिति में पहुंच चुके हो इस क्लास के बाद, क्या आप इसका आंसर कर दोगे? बराबर, अब इसका आंसर कर दोगे। अगर कोई पूछता है कि व्याकरण में कितने महेश्वर सूत्र है, कोई का मतलब है एग्जामिनर, सीधा सीधा घुमा फिरा के नहीं बात, तो आप आंसर कर दोगे कि हाँ भाई साहब बता दिया है, 14 महेश्वर सूत्र स्वीकार किए हैं और 9 पाणिनि जी ने व्याकरण में स्वर एक्सेप्ट किए हैं, जो हमको मार साहब ने लिख कर भी बताया। क्योंकि हिंदी भाषा है तो मार साहब इस्तेमाल ज़्यादा कर लीजिए, शब्द अच्छा लगता है हमें भी, है ना, मार साहब। तो इस प्रकार से आप व्याकरण पढ़ रहे हो। आने वाले लेक्चर उनमें आपको और भी गहराई में हिंदी मिलती जाएगी। जैसे हमने कहा है आपको, उपसर्ग की उत्पत्ति व्याकरण में कहाँ से होती है, पहला। संधि की उत्पत्ति व्याकरण में कहाँ से होती है, दूसरा। समास की उत्पत्ति व्याकरण में कहाँ से होती है, तीसरा। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे तो फिर क्या आंसर करना? अब तो बोलोगे कि हम तो डायरेक्टली समास पढ़े, हमको तो 6 बता दिए, मूल भी नहीं बताया 4, हम तो 6 से ही शुरू हो गए है ना। और संधि की अगर बात करें तो बोले हमने तो सर 3 संधियां पढ़ी हैं। तो देखिए स्वर, व्यंजन, दीर्घ, इन सभी के ऊपर भी कोई संधियां मौजूद है व्याकरण में?
जैसे महाप्राणीकरण संधि, अल्प प्राणीकरण संधि, ह्रस्वीकरण संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ ह्रस्वीकरण संधि। अब बताइए, अब ये संधियां ऊपर ऊपर है। अब समास की अगर हम बात करें, बोले सर इसका अर्थ पता, समथनास धातु से ये बना है समास वगैरह वगैरह, तो इस पे आपको इतना नहीं जाना है, तो ठीक है, आपके अलावा पता है अब हर किसी को, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, समान अधिकरण जो समास है, कर्मधारय समास है, इसके अगर दो भेद है तो इसके मूल भेदों की संख्या कितनी है। अब द्विगु समास जो है उसकी उत्पत्ति कौन से समास के अंतर्गत है, यह भी बड़ा प्रश्न है। रस पढ़ते हो आप, श्रृंगार रस का स्थायी भाव पढ़ लिया, रति। अब रस, ठीक है, अब देखे रस की जैसे बात की है तो चलो चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, क्योंकि आने वाले दिनों में ये भी तो पढ़ना है आपको। आप रस वो बोलते तो, अरे बोले कौन सा, मैंगो जूस, वो नहीं, हिंदी वाला रस भाई, है ना। तो श्रृंगार रस का अगर आप स्थायी भाव रति पढ़ते हो तो रति का मतलब क्या हुआ, रति के भेद कितने, बराबर। श्रृंगार रस, आप बोलेंगे सर आपने तो गलत लिखा, बोले जैसे सब, देखिए स्र में ऋषि की मात्रा लगी है नीचे, देखिए अगर स्र में ऋषि की मात्रा लगी है तो श्रृंगार ऐसा ही लिखा जाएगा। 99% श्रृंगार शब्द को गलत लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। ये ऋषि की मात्रा लिखो, बहुत से तो ये ज्ञानी लोग ये भी बता देते हैं कि भैया स्र की मात्रा आएगी आदि, हद हो गई यार, स्र को कैसे लिखोगे आधे भाई साहब, तुम कैसे लिखोगे स्र को आधा, तुम लिखो इसको, कैसे लिखोगे आधा, इसको कहाँ से करोगे आधा। व्याकरण में कोई सा नियम है स्पेशल, या फिर आपने इजाद कर लिया हो सकता हो, फिर आप अगर आपने इजाद किया हो तो ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। श्रृंगार शब्द का स्थायी भाव रति, अब मैंने आपसे पूछे हैं रति के कुल कितने भेद होते हैं और उन भेदों से कौन से रसों की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल ये सब कुछ मिलेगा आपको मेरी इसी चैनल पर और मेरी इसी क्लास में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, साइट में बेल आइकन दिया गया उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, उन भाई बहनों के साथ, या आप उनमें से सब होंगे। पिछले 2 वर्षों में कोविड की वजह से बहुत से बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन डगमगा गई, वैकेंसियाँ लेट है, भर्तियाँ कहीं होती नहीं, कहीं अटक जाती हैं, आर्थिक स्थितियाँ ख़राब है, हज़ारों रुपए फीस आपसे वसूल किए जाते हैं, कहीं दे नहीं पाते। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने छोड़ दिया पढ़ना। तो नहीं छोड़ना है, पढ़ना बंद मत कीजिए आप। देखिए निःशुल्क पढ़ाने वाले बहुत हैं, मैं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत से टीचर जो यूट्यूब पे एक्टिव है, बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो, है ना, पढ़ाते हैं। तो आपके लिए है हमारा पूरा उद्देश्य कि आपको निःशुल्क सेवा दें, आप निःशुल्क पढ़ें, आपसे 1 रुपया वसूल नहीं किया जाएगा। कंटेंट ऐसा दिया जाएगा कि जहाँ पर अगर आप गए भी होंगे और जहाँ पर हज़ारों या लाखों रुपए दिए होंगे वहाँ पर भी इस प्रकार का कंटेंट आपको डिलीवर नहीं होगा। नोट्स उठाकर जरूर देख लीजिएगा, आने वाली क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा MPGS के लिए जिला दर्शन सीरीज मेरे द्वारा शुरू की गई है। दूसरा, अगर आप तैयारी कर रहे हो बेटा, ठीक है, तो मेरी ये बुक है मध्य प्रदेश विद्यापूर्ण, टाटा मैग्रो हिल का प्रकाशन है। इसमें इतना शानदार कंटेंट है कि बहुत से बड़े बड़े इतिहास के PhD धारक जिन्होंने PhD की है और बहुत से एक्सपर्ट जो प्रशासनिक सेवा उनमें है, उन्होंने सब ने एक्सेप्ट किया। क्या शानदार कंटेंट दिया है, मानक कंटेंट इस बुक के अंदर, वेरीफाइड कंटेंट है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले से हो, आपके हर एक ज़िले, आपके हर एक शहर में ये बुक उपलब्ध है। अगर उपलब्ध नहीं है तो बेटा आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से भी वहाँ पर बुक का नाम या फिर मेरा नाम योगेंद्र सिंह चौहान टाइप कीजिएगा, सर्च करके आप, ऑफर अच्छे चल रहे हैं, वहाँ से बुक को मंगा लीजिएगा।
ये बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी और इस बुक से क्वेश्चंस एग्जाम में जा रहे हैं। ध्यान दें, इस बुक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस बुक में वो जानकारियां हैं जो आज तक आपको नहीं मिली हैं। ओके, तो चलिए, आशा और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी या नहीं पसंद आई होगी। जैसा भी है, आप पढ़ने वाले हैं और मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब आप समझेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जज है, मैं जज नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। आप जज हो, मैं जज नहीं हूँ। मैं मेरी ओर से तब जज था जब मैंने कंटेंट डिलीवर किया। इसके लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो पढ़ाया वो 100% सत्य है। इसमें अप्रमाणिकता 1% नहीं है। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।